हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसीपी लेक्चर में। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का यूनिट 2, जिस यूनिट का नाम है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, अम्ल, क्षारक एवं लवण। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम मात्र पढ़ेंगे अम्ल के बारे में पूर्ण जानकारी, संपूर्ण जानकारी। अम्ल क्या होता है, किसमें पाया जाता है, इसके भौतिक गुण क्या होते हैं, इसके रासायनिक गुण क्या होते हैं इत्यादि हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, डिटेल से आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा, तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान पूर्वक देखें और अपना नोट्स बनाते हुए चलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं अम्ल क्या होता है। बच्चों देखिए, आपने बहुत सारे खट्टे पदार्थों को खाया होगा, जैसे आपने सिरका को खाया होगा, वो भी खट्टा होता है। आपने नींबू है, संतरा है, मौसमी है, इन सभी को खाया होगा। ठीक है, तो इनका स्वाद भी कैसा होता है, खट्टा होता है। इसके साथ साथ में आपने इमली वगैरह इत्यादि को खाया होगा। ये सभी पदार्थ कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। तो बच्चों, जिन पदार्थों का स्वाद खट्टा होता है, तो उनमें अम्ल की मात्रा पाई जाती है, क्योंकि अम्लों का स्वाद ही खट्टा होता है। अम्ल की वजह से पदार्थों का स्वाद खट्टा होता है। बच्चों देखिए, यहां पर जो अम्ल है, अम्ल को अंग्रेजी में एसिड कहते हैं। ठीक है, और इसका अर्थ होता है खट्टा। तो जो एसिड शब्द आया, ठीक है, ये लैटिन भाषा का एक शब्द है। लैटिन भाषा में इसको, ठीक है, एसिड कहते हैं, और एसिड का मतलब होता है अपने इधर बच्चों खट्टा। खट्टा को इंग्लिश में सौर कहते हैं। तो बच्चों, एक तो ये एक नई जानकारी ये है कि जो एसिड है, ठीक है, ये एक तरीके से लैटिन भाषा का एक शब्द है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। ठीक, इस प्रकार से अब बात करते हैं कि अम्ल की डेफिनेशन क्या है। बच्चों हम लोगों को, ठीक है, हम लोगों को जो एग्जाम में जो डेफिनेशन लिखनी होती है, वो हमें लिखनी होती है कि हाइड्रोजन आयन के त्यागने के आधार पर। ठीक है, तो जो साइंटिस्ट आर्हीनियस थे, आर्हीनियस ने, ठीक है, परिभाषा को लिखा, तो उन्होंने बताया कि वे सभी पदार्थ अम्ल होते हैं। ठीक है बच्चों, वे सभी पदार्थ अम्ल होते हैं जो अपने जलीय विलयन में केवल हाइड्रोजन आयन देते हैं, और इसके अलावा कोई भी धनायन नहीं देते हैं, तो उन्हें अम्ल कहते हैं। ये जो डेफिनेशन दी, वो आर्हीनियस ने दी। ठीक है बच्चों, तो आइए मैं आपके सामने अम्ल की डेफिनेशन को लिखता हूं, और आप भी बच्चों, ठीक है, इस डेफिनेशन को नोट करते हुए चले और अपना एक अच्छा सा नोट्स बनाते हुए चले। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अम्ल, अम्ल को अंग्रेजी में बच्चों एसिड कहते हैं, और मैंने आपको बताया बच्चों, एसिड एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है खट्टा। ठीक है, खट्टा मीन्स सॉर। ठीक, तो डेफिनेशन आप आइए लिखते हैं आर्हीनियस के अनुसार। आर्हीनियस के अनुसार बच्चों, ठीक है, देखिए कितनी सरल सी डेफिनेशन है, बहुत सिंपल। वे सभी पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में, अपने जलीय विलयन में केवल हाइड्रोजन आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, तो उन्हें अम्ल कहते हैं, तो उन्हें अम्ल कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो उन्हें अम्ल कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन एक लाइन में है बस। ठीक, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। जैसे एग्जाम्पल की हम लोग बात करें, जैसे हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लिया और इसको जल में डाल दिया। ठीक है, जल में डालने के बाद में ये दे रहा है H प्लस और Cl माइनस, मतलब ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है बच्चों, हाइड्रो क्लोरिक अम्ल। ठीक है, इधर हमें मिला हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन और ये आयन, और इधर मिला क्लोराइड आयन।
क्लोराइड आयन। तो एक एग्जाम्पल ये रहा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए बच्चों, दूसरा हमने ले लिया सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिया। बच्चों सल्फ्यूरिक अम्ल को एक नाम से और जानते हैं जिसको कहते हैं हम लोग गंधक अम्ल। गंधक अम्ल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सल्फर है, सल्फर को हम लोग गंधक कहते हैं। ठीक है, जब आपने इसको जल में घोला होगा, इसका विलयन बनाया होगा, ठीक है, तो ये आपको देगा 2 हाइड्रोजन आयन और मिलेगा आपको SO4 जिसको हम लोग बोलेंगे बच्चों सल्फेट आयन। तो है ना, ये डेफिनेशन और ये नीचे एग्जाम्पल है बच्चों। ठीक है, वे सभी पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, ठीक है, और हाइड्रोजन के अलावा कोई भी अन्य धनायन नहीं देते, तो उन्हें क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। इतना ध्यान देंगे, हाइड्रोजन आयन के अलावा कोई अन्य धनायन, ठीक है, नहीं देते। अब बच्चों यहां पर ना जो हाइड्रोजन आयन दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये हाइड्रोजन आयन उच्च आवेश घनत्व के कारण, ठीक है, उच्च आवेश, इस पर जो आवेश है, ठीक है, वो उच्च है, ज्यादा है, और इसका आकार छोटा है हाइड्रोजन का। ठीक है, हाइड्रोजन का आकार बहुत छोटा है और इस पे आवेश है ना, आवेश का जो घनत्व है वो ज्यादा है। ठीक है, इस कारण ये हाइड्रोजन आयन जल के साथ में जुड़कर, ठीक है, जल के साथ जुड़कर, ठीक है, क्या चीज देता है? हाइड्रोनियम आयन देता है। ये विशेष बात है। ठीक है, यहां पर विशेष बात यह है, जो हाइड्रोजन आयन मिला, ठीक है, जो हाइड्रोजन आयन मिला उच्च है ना आवेश घनत्व के कारण, ठीक है, और आकार इसका छोटा होता है, तो ये क्या काम करता है बच्चों? ठीक है, ये जल के साथ में संयोग करता है। ठीक है, जल के साथ में संयोग करता है H2O। ठीक है, और बच्चों ना जल का जो सही संरचना होती है, तो इस पर ना 2 मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं इस प्रकार से। ठीक है, ये होता क्या है? ये हाइड्रोजन आयन जल के साथ में रिएक्ट करके, ठीक है, और क्या चीज देता है बच्चों? H3O, और इस पे चार्ज क्या आता है? प्लस। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन के जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो कौन ले लेता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में, और ये जो चार्ज है वो किस पे आ जाता है? ऑक्सीजन पे आ जाता है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन अभी भी इसके पास में है। तो ये बन गया बच्चों, ये जल का सूत्र है। ये जल हो गया, ये हाइड्रोजन आयन है, और ये बन गया हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो ये बन गया आपका हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो ध्यान देना बच्चों, जो हाइड्रोजन आयन होता है, ठीक है, वो जल में, जल के साथ जुड़ करके क्या चीज? हाइड्रोनियम आयन बनाता है। ठीक, तो ये अम्ल की डेफिनेशन है। ठीक है, और इसकी छोटी सी जो मुख्य बात थी वो मैंने यहाँ पे आपको बता दी। मैं आपको बता दूं, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों। ये देखिए, ये हाइड्रोजन है, इसके पास में इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1। ये ऑक्सीजन है, इसके पास में इलेक्ट्रॉन संख्या होती है बच्चों, ठीक है, इसके पास में इलेक्ट्रॉन संख्या होती है बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन। एक काम करते हैं, ठीक है, एक काम करते हैं, ये ऑक्सीजन है, इसका परमाणु क्रमांक बच्चों 8 होता, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आता है। ठीक है, दूसरी वाली में कितना आ जाएगा बच्चों? 6 आ जाएगा। तो ये अपना स्टक पूरा करेगा। ठीक है, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ठीक है, तो जरूरत है, तो क्या करेगा ये ऑक्सीजन? ठीक है, ये ऑक्सीजन क्या काम करेगा बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन के साथ में क्या करेगा? ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन के साथ में ऐसे करके साझेदारी कर लेगा हाइड्रोजन के साथ, ये इस प्रकार से, ऐसे करके ये, और ये बनता होगा आपका H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, इस प्रकार से। मेरे लाल, ठीक है, यहाँ पर जो जल का मॉलिक्यूल्स आप यहाँ पर जो देख रहे हैं वो इस प्रकार से होता है। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी होगी। ठीक है, और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी हो गई, और क्या बन गया? सिंगल बॉन्ड, ऐसे 2 बॉन्ड। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर एक विशेष बात यह है, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं उनको बंधित इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उनको बेटा क्या कहते हैं? बंधित इलेक्ट्रॉन, बंधित इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेते उनको अनाबंधित इलेक्ट्रॉन कहते हैं, नॉन बॉन्डेड, अनाबंधित इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब बच्चों ना अगले चल के आप ये भी पढ़ेंगे कि जिनके पास में अनाबंधित इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, वो एक तरीके से क्षार की तरह व्यवहार करता है ना, और जिनके पास में प्लस चार्ज होता है, ठीक, वो एक प्रकार से अम्ल की तरह भी व्यवहार करता है। तो फिलहाल यहाँ पर जो हाइड्रोजन आयन है वो जल के
ठीक है, जल के साथ में संयोग करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है। जल का अणु कैसे करके बन रहा है वो मैंने आपको इधर समझाया। जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं उनको बंधित इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है, बंधित इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेते उनको अनाबंधित इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब ये दो हैं तो मैं बोल दूंगा बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म बोल दूंगा, है ना। ये भी दो हैं तो इनको मैं बोल दूंगा अनाबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म बोल दूंगा, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग बोल देंगे युग्म। ये समझ में आया, मैंने जल की संरचना को यहाँ पे समझाया, ठीक है। बॉन्ड के बारे में हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। हम कक्षा 10 में हम लोग दो बॉन्डों को पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम लोग आयनिक बंध जो धातु और अधातु के बीच बनता है, और एक बॉन्ड पढ़ेंगे हम सह संयोजी बंध, ठीक है, सह संयोजी बंध जो अधातु अधातु के बीच में बनता है। ये पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, केमिस्ट्री के लास्ट चैप्टर जिसका नाम है कार्बन तथा उसके यौगिक। तो कार्बन तथा उसके यौगिक में हम लोग पढ़ेंगे सहसंयोजी बंध, और धातु अधातु मेटल और नॉन मेटल वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे आयनिक बंध। तो बेटा यहाँ पर जो जल का मॉलिक्यूल्स था, ठीक है, जो जल का मॉलिक्यूल्स था तो उसमें जो बॉन्ड पाया जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, वो बॉन्ड होता है सहसंयोजी बंध, जिसको अंग्रेजी में कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। फिलहाल ये मैंने आपको समझाया। तो बच्चों होता क्या है, ये हाइड्रोजन आयन अर्थात जिसको हम लोग प्रोटॉन भी कहते हैं, क्यों, ठीक है, क्यों कहते हैं बच्चों प्रोटॉन, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में मात्र एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और एक प्रोटॉन होता है। एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है इसका, ठीक है, इसलिए इसके नाभिक में मात्र क्या बचा बच्चों, ठीक है, क्या बचा है, सिर्फ प्रोटॉन बचा है, ठीक है, प्रोटॉन बचा हुआ। न्यूट्रॉन तो इसके नाभिक में होता नहीं है, इसलिए क्या है जब इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो हाइड्रोजन को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोजन आयन को बच्चों हम लोग प्रोटॉन भी कहते हैं। तो या तो इसको हाइड्रोजन आयन कह दीजिए या इसको क्या कह दीजिए बच्चों, प्रोटॉन भी कह दीजिए, प्रोटॉन भी कहते हैं, ठीक है, प्रोटॉन कह दें, या फिर इसको क्या कहते हैं हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा, ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया, इसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है, और ये अम्ल किस प्रकार से आयनित होता है, और जल के अंदर घुल के ये क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन बनाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ठीक है, अगला जो आपका टॉपिक है बच्चों, ठीक है, वो है हमारा टाइप्स ऑफ एसिड्स, अम्लों के प्रकार। तो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए बच्चों, अभी आपने पढ़ा कि अम्ल जल में घुलते हैं, अम्ल जल में बच्चों घुल जाते हैं, मतलब विलय हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं, ठीक है। जैसे आपने नींबू देखा है, ठीक है, तो नींबू में जो एक तरीके सीट्रिक अम्ल है, सीट्रिक अम्ल वो उसमें घुला हुआ है। तो बच्चों हम लोग यहाँ पर ना, यहाँ पर जो अम्लों के प्रकार है वो हम इसके आयनन के आधार पर या इसके वियोजन के आधार पर, है ना, इसको दो भागों में बांटेंगे। जैसे मान लो, जैसे कोई भी चीज होती है, जैसे मान लीजिए आपने चीनी को लिया, तो बच्चों चीनी आप जितनी लेंगे उतनी जल में आराम से, ठीक है, सारी घुल जाएगी, ठीक है। कुछ ऐसा पदार्थ होता है, जैसे हमने सूखा चूना ले लिया, तो सूखा चूना जब हम जल में घोलते हैं तो उसकी कुछ मात्रा घुल जाती है और कुछ मात्रा नहीं घुल पाती। तो पदार्थ ना जैसे दो प्रकार के होते हैं, ठीक, कुछ पदार्थ पूर्ण तरीके से घुल जाते हैं पूर्ण रूप से, और कुछ पदार्थ पूर्ण रूप से नहीं घुल पाते। तो बेटा ना वियोजन के आधार पर या फिर आयनन के आधार पर ना अम्लों को भी दो भागों में बांटा गया है। क्यों, क्योंकि कुछ अम्ल ऐसे होते हैं, ठीक है, जो पूर्ण आयनित हो जाते हैं, पूर्ण वियोजित हो जाते हैं, लेकिन कुछ अम्ल ऐसे भी होते हैं जो पूर्ण वियोजित नहीं हो पाते। तो बच्चों वियोजन के आधार पर या फिर आयनन के आधार पर अम्लों को दो भागों में बांटा गया है। बच्चों जो पूर्ण रूप से वियोजित हो जाए या आयनित हो जाए उसको हम प्रबल अम्ल बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे, ठीक है। और ऐसा अम्ल जो पूर्ण तरीके से वियोजित ना हो पाए, आंशिक रूप से वियोजित हो पाए, तो ऐसे अम्ल को हम लोग बोलेंगे दुर्बल अम्ल। तो बहुत सिंपल, देखिए बहुत आसान बच्चों, वियोजन के आधार पर अम्ल दो प्रकार के होते हैं, ठीक है बच्चों, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखिए, कुछ ऐसे अम्ल होंगे जो पूर्ण रूप से वियोजित होंगे, ठीक है, और कुछ ऐसे होंगे जो पूर्ण रूप से वियोजित नहीं हो पाएंगे, ठीक। तो एक को हम लोग नाम दे देंगे बच्चों, ठीक है, एक को नाम देंगे प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड, और दूसरे को दे देंगे फिर दुर्बल अम्ल,
ठीक है, दुर्बल अम्ल। ठीक, दोनों को एक साथ में हम लोग इसकी डेफिनेशन को लिख देते हैं। देखिए, वे सभी अम्ल जो पूर्ण रूप से आयनित या वियोजित हो जाते हैं। तो उन्हें स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे एग्जाम्पल में लिख लेंगे खनिज अम्ल। खनिज अम्ल जैसे जैसे एसियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, जैसे नाइट्रिक अम्ल, और भी हो सकते हैं आदि। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रो क्लोरिक अम्ल, ठीक है, गंधक अम्ल, बच्चों नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल ये ऐसे अम्ल है, ठीक है, ये ऐसे अम्ल हैं जो जो इस प्रकार से जल में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं, और इनको हम लोग खनिज अम्ल भी कहते हैं। ठीक है, खनिज अम्ल भी कहते हैं। और ये कैसे बच्चों, अकार्बनिक है, इनमें कार्बन नहीं है। इधर आते हैं दुर्बल अम्ल क्या होता है। देखिए, वे सभी अम्ल, ठीक है, वे सभी अम्ल जो आंशिक रूप से आंशिक रूप से आयनित होते हैं, आंशिक रूप से आयनित या वियोजित होते हैं। ठीक है, तो उन्हें बीक एसिड कहते हैं। ठीक बच्चों, बस ये इसकी डेफिनेशन बहुत आसान है ना, आपको बस एक दो एग्जाम्पल याद करना, इसके अलावा कुछ नहीं ज्यादा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल आपने अच्छे से तरीके से जानते हो, आपने सिरका सबने खाया है। ठीक है, एसिटिक अम्ल, सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरके को बनाया जाता है गन्ने के रस से, तो एसिटिक अम्ल हो गया। फार्मिक अम्ल आप सब लोग जानते हो, फार्मिक अम्ल। ठीक है, फार्मिक अम्ल बहुत अच्छे तरीके से आप जानते हो। ठीक है, चीटी, ठीक है, या फिर बिच्छू इत्यादि के डंक में ये पाया जाता है। और जब वो चींटी या फिर जो बिच्छू होता है वो डंक मारता है, ठीक है, तो जलन महसूस होती है। वो जलन महसूस होती है फार्मिक एसिड की वजह से ही होती है। ठीक है, अगला आपका हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड आदि। तो ये ऐसे अम्ल है, ठीक है, ऐसे अम्ल है एक तरीके से जो आंशिक रूप से अर्थात पूर्ण रूप से वियोजित या आयनित नहीं हो पाते, तो उन्हें क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल कहते हैं। तो आप इसे भी नोट कर लीजिएगा। ठीक, अम्लों की क्षारकता, अम्लों की क्षारकता क्या होती है। ठीक है, इसको बोलेंगे बेसिसिटी ऑफ एसिड्स, बेसिसिटी ऑफ एसिड्स। ठीक है, अम्लों की क्षारकता क्या होती है। ठीक, देखिए बच्चों, जो अम्ल हैं,
ठीक है, अम्ल अपने वियोजन पर, कोई भी अम्ल अपने वियोजन पर जितने हाइड्रोजन आयन देता है, जितने हाइड्रोजन आयन प्रतिस्थापित कर देता है, जितने, ठीक है, तो वही उसकी, है ना, प्रतिस्थापित हाइड्रोजन आयन की संख्या उसकी क्या कहलाती है, उसकी क्षारकता कहलाती है। ठीक, जैसे जैसे मैं आपको यहाँ पर बताऊं, जैसे बच्चों ना यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं पहले, बाद में डेफिनेशन को लिख देंगे। जैसे ये HCl है, ठीक है, और इसको आपने जल में घोला तो ये देगा H प्लस Cl माइनस। तो बच्चों HCl एक हाइड्रोजन आयन से ज्यादा प्रतिस्थापित नहीं कर सकता। अब एक हाइड्रोजन आयन से ज्यादा हाइड्रोजन आयन प्रतिस्थापित नहीं कर सकता, तो बच्चों इसकी क्षारकता कितनी है, 1। ठीक, सिंपल। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों। जैसे हमने यहां पर ले लिया H2SO4, H2SO4, ठीक है, इसको आपने जल में, है ना, इसका जलीय विलयन बनाया होगा। अगर ये बच्चों एक हाइड्रोजन आयन दे, ठीक है, अगर ये एक हाइड्रोजन आयन देगा तो इसकी क्षारकता कितनी होगी, 1 होगी। और अगर ये 2 हाइड्रोजन आयन देगा, ठीक है, अगर ये 2 हाइड्रोजन आयन देगा तो इसकी क्षारकता कितनी होगी, 2। ठीक, इस तरीके से। तो बहुत ही आसान है बच्चों, ठीक है। जैसे अगर आप इसकी डेफिनेशन, मतलब इसके बारे में अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है, कि कोई भी अम्ल जितने हाइड्रोजन आयन प्रतिस्थापित करता है, जितने हाइड्रोजन है, 1 2 3, है ना, इस प्रकार से, है ना, तो प्रतिस्थापित हाइड्रोजन आयन की संख्या उसकी क्या कहलाती है, क्षारकता कहलाती है। ठीक, ये चीज। तो आइए लिखते हैं इसको, ठीक है, बहुत आसान, ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से। देखो क्या है, अभी मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया, तो बड़ा आसान है। देखिए, कोई अम्ल जितने हाइड्रोजन आयन प्रतिस्थापित, मींस हटाना, जितने हाइड्रोजन आयन प्रतिस्थापित करता है, अर्थात जितने हाइड्रोजन आयन देता है, किसमें, जलीय विलयन में, ठीक है, कोई अम्ल जितने हाइड्रोजन आयन प्रतिस्थापित करता है, तो प्रतिस्थापित हाइड्रोजन आयनों की संख्या उस अम्ल की बच्चों क्या कहलाती है, ठीक है, क्षारकता कहलाती है। क्षारकता कहलाती है। लो भैया, ये है कि कोई भी अम्ल जितने हाइड्रोजन आयन प्रतिस्थापित करता है, हटा देता है, मतलब, ठीक है, जितने आयन निकलते हैं, तो प्रतिस्थापित हाइड्रोजन आयनों की संख्या, ठीक है, हाइड्रोजन आयनों की संख्या उस अम्ल की क्या कहलाती है बच्चों, क्षारकता कहलाती है। आइए फिर से एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। देखिए भाई, पूरी क्लास में आपका पढ़ाई का जोश बना रहना चाहिए। अगर आपको 90 प्लस, ठीक है, अपने एग्जाम में नंबर लेके आने हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। आप अपने गार्जियंस को धोखा देना बंद कीजिए, मोबाइल पे इंटरेस्टेड वीडियो ना देखते हुए, ठीक है, आप लोग पढ़ाई की वीडियो देखा करें, तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, ठीक है। गांठ बांध ले इस बात को। देखिए, जैसे एग्जाम्पल की हम लोग बात करते हैं, ठीक, मैंने यहां पर लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और इसने प्रतिस्थापित किया होगा एक हाइड्रोजन आयन। लो भैया, तो यहां लिखेंगे हाइड्रोजन HCl, ठीक है। HCl की जो क्षारकता होगी बच्चों, कितनी होगी, क्षारकता 1। तो मैं यहां लिखूंगा, ठीक है, क्षारकता कितनी होगी, 1। एक खास बात बच्चों, क्षारकता को ना भास्मिकता भी कहते हैं, ठीक है, क्षारकता को हम लोग क्या कहते हैं, भास्मिकता भी कहते हैं। तो हो सकता है एग्जाम में क्षारकता ना पूछे, आपसे भास्मिकता पूछे, तो मैं आपको बता दूं, क्षारकता को क्या कहते हैं बच्चों, भास्मिकता, ठीक है, भास्मिकता भी कहते हैं। भास्मिकता बच्चों इसलिए कहेंगे क्योंकि क्षार जिस पदार्थ पर गिर जाए तो उसको, है ना, भस्म, मतलब ये उसको नष्ट करने लगता है, इसलिए वहां से इसको उठाया गया। तो क्षारकता को भास्मिकता भी कहते हैं, क्योंकि क्षार को, है ना, भस्म भी कहते हैं।
इसलिए है ना हम लोग क्षारकता को भास्मिकता भी बोलेंगे। तो यहाँ पर ये भी आपका हो सकता था है ना कि HCl की भास्मिकता कितनी बच्चों, 1 है। तो भास्मिकता बोले, क्षारकता बोले, ठीक है, कोई हेडिक नहीं, कोई मसला नहीं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए अगला मैंने आपके सामने लिया है नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड HNO3 लिया, ठीक है, समझ गए होंगे। यहाँ पर ये दे दें एक H+ और NO3 N-। तो यहाँ पर ठीक है नाइट्रिक अम्ल, जो नाइट्रिक अम्ल है बच्चों, ठीक है नाइट्रिक अम्ल है, तो नाइट्रिक अम्ल की वाष्मिकता, वाष्मिकता कितनी लिखेंगे आप, 1, ठीक है 1 लिख देंगे। और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं खास। मैंने आपके सामने अगला एग्जाम्पल लिया, ठीक है, H2SO4 जिसको हम लोग गंधक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। H2SO4 ले लिया, सल्फ्यूरिक अम्ल तो कहते ही है लेकिन इसको गंधक अम्ल भी कहते हैं क्योंकि इसमें क्या चाहिए बच्चों, सल्फर है, सल्फर का मतलब गंधक, ठीक है। आपने ये वही गंधक है, ठीक है, जो होली के समय, सॉरी जो दीपावली के समय, ठीक है, गंधक और पोटास को मिला करके विस्फोट किया जाता है, ये वही गंधक है, उसी का ये है, ठीक है। तो ये गंधक अम्ल है, गंधक अम्ल को, ठीक, अब ध्यान देना, अगर यहां से ठीक आपको 2 हाइड्रोजन आयन मिलेंगे, कितने हाइड्रोजन आयन मिलेंगे, तो आप क्या बोलेंगे इसकी, ठीक है, भास्मिकता कितनी है, सल्फ्यूरिक अम्ल की भास्मिकता, भास्मिकता कितनी लिखेंगे बच्चों, ठीक है 2 लिख देंगे। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन आयन कितने, 2 है, ठीक। एक खास एग्जांपल मैं आपको बता दूं बच्चों, ये एसिटिक अम्ल है, कार्बनिक अम्ल है, ठीक है। तो इतना सा आपको फोकस देना है बच्चों, ठीक है, कि कार्बनिक अम्ल से हम लोग वो हाइड्रोजन हटाएंगे जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में लगा हुआ होगा, इतना ध्यान देंगे। इसमें दिखाई दे रहा है कितना हाइड्रोजन, 3 और 1 4, ठीक है, दिखाई दे रहा है 4 हाइड्रोजन, लेकिन जो कार्बनिक अम्ल होते हैं तो कार्बनिक अम्ल से वो हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं, वो हटाते हैं, ठीक है, जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से लगा हुआ होता है, ठीक। तो ये एसिटिक अम्ल है जिसको सिरके का अम्ल भी कहते हैं, एसिटिक अम्ल। अब बच्चों ये ना ये सिरके में पाया जाता है इसलिए इसको सिरके का अम्ल भी बोलेंगे, सिरके का अम्ल, सिरके का अम्ल। अब बच्चों यहां देखो जरा, ठीक है, यहां पर आप देखिए ये दुर्बल अम्ल है, वीक एसिड है, ठीक है। तो कौन सा हाइड्रोजन रिप्लेस करना है, ये वाला, तो ये जब आप रिप्लेस करेंगे, हटाएंगे, तो ये आपको मिलेगा ये एसीटेट आयन, ठीक है, एसीटेट आयन मिलेगा, और क्या मिलेगा, हाइड्रोजन आयन। तो ये जरूरी नहीं कि जितने हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं वो सारे हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होते होंगे, सारे हाइड्रोजन प्रतिस्थापित नहीं हो सकते, ठीक है। जो प्रतिस्थापित होने वाले होते हैं, ठीक है, वही क्या कहलाती है, उसकी भास्मिकता कहलाती है। तो पता ये चला, ये हमें मिला एसीटेट आयन, ठीक है, एसीटेट और ये आयन, तो ये एसीटेट आयन मिल गया, एसीटेट आयन और ये हाइड्रोजन आयन। तो बच्चों यहां पर जो सिरके का अम्ल है, ठीक है, सिरके का अम्ल है, ठीक है, सिरके के अम्ल की जो भास्मिकता है, ठीक है, भास्मिकता है वो कितनी बच्चों, ठीक है 1, कितनी है 1, क्यों है, क्योंकि 1 ही आपको ये मिल रहा है। तो उम्मीद करते हैं, ठीक है, उम्मीद करते हैं अगर आपने टॉपिक को ध्यान से देखा होगा, ठीक है, इंटरेस्टेड वीडियो नहीं देखी होगी तो आपको अम्लों की क्षारकता, ठीक है, जरूर समझ में आई होगी, ठीक। तो आप इसको नोट कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आप ले लीजिए। अगला है अम्लों के भौतिक गुण, मतलब इनकी जो भौतिक विशेषता है। बच्चों देखिए किसी भी यौगिक के अर्थात किसी भी पदार्थ के 2 प्रकार के गुण होते हैं। एक होता है भौतिक गुण, भौतिक गुण में हमें देखना होता है कि वो पदार्थ विलय है या विलय नहीं है, ठीक है, वो ठोस है, द्रव है, गैस है, मतलब ये भौतिक अवस्थाओं की बात हम लोग करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं इसके रासायनिक गुण। तो भौतिक गुण में कोई रिएक्शन नहीं होती, कुछ नहीं होता, बस एक तरीके से, ठीक है, इसकी सामान्य विशेषताएं होती हैं। भौतिक गुण में फिजिकल प्रॉपर्टीज जिसको कहते हैं, इसमें कोई रिएक्शन नहीं होती, ठीक। तो आइए देखते क्या है, और आप जानते भी। तो अगला आपका जो टॉपिक है
वो है अम्लों के भौतिक गुण। अम्लों के भौतिक गुण, ठीक है, अम्लों के भौतिक गुण। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, ऑफ एसिड्स। देखो भाई, भौतिक गुण में क्या है, आप लोग अच्छे से थोड़ा थोड़ा कुछ भौतिक गुण तो आप जानते ही हैं। आपने नींबू अभी चखा है, बिल्कुल अभी, ठीक है, स्वाद कैसा आया, खट्टा आया, ठीक है। अगर अगर कहीं पर जख्म है, मेरा हाथ कटा हुआ है, ठीक है, तो उस पर अगर मैं नींबू डाल दूं या सिरका डाल दूं तो क्या होती है, जलन होती है, ठीक है, जलन होती है। क्यों? क्योंकि जो एक तरीके से, ठीक है, जो एक तरीके से नींबू है या जो सिरका है, तो सिरके में, नींबू में, ठीक है, इनमें जो है ना वो अम्लों की मात्रा कम होती है, प्योर नहीं। और अगर हम प्योर डाल दें, ठीक है, तो ये हमारी त्वचा को भी जला देगा, ठीक है। और अगर किसी कपड़े पे डाल दे तो उसको भी ये जला देगा, अर्थात उसको नष्ट कर देगा। तो आपको दो गुण तो आपको पता ही है, ठीक है। इनका स्वाद पता चला आपको, ठीक है, इनका स्वाद कैसा, अभी आपने बताया, अभी आपने नींबू चखा है, ठीक है, इसका स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है, ठीक है। दूसरा, अम्लों की प्रकृति, जैसे आपके घर पे ना जो एक तरीके से जो इन्वर्टर में लगाया गया जो बैटरा लगा हुआ है, उसके अंदर तेजाब भरा हुआ होता है, ठीक है। अगर आप उसको चख के देखते हैं उसका भी स्वाद खट्टा होता है, ठीक है। दूसरा, अगर उसको जख्म पे लगा लें, ठीक है, तो बहुत सारी क्या होती है, जलन होती है। तो आपको दो गुण तो यूं ही मिल गए, ठीक है। कौन सा, एक स्वाद और इनकी प्रकृति। तो आइए वो लिखते हैं, ठीक है। नंबर 1, पहला देखो क्या है, अभी आपने बताया, अभी आपने नींबू चखा, ठीक है, और अभी आपने ना, जब आप मोमोज वगैरह खाने जाते हो तो आप सिरका, है ना, सिरका वहां पर इस्तेमाल आप लोग करते हैं, नींबू भी इस्तेमाल करते हैं। तो दो आपको, ठीक है, गुण मिल गए। नंबर फर्स्ट आप क्या लिखेंगे, ठीक है, कि इनका स्वाद, ठीक है, इनका स्वाद कैसा होता है बच्चों, खट्टा। इनका स्वाद खट्टा होता है। लो भैया, ये आपको पता था, बताने की जरूरत नहीं है। दूसरा भी आपको पता, क्योंकि नींबू वगैरह इत्यादि तेजाब वगैरह अगर हमारी त्वचा पे गिरता है, ठीक है, तो जलन महसूस होती है। अगर प्योर गिर जाए तो जला भी देगा। और अक्सर, ठीक है, अक्सर बैटरी को ले जाते समय अक्सर कपड़े, ठीक है, कपड़े पे तेजाब गिरता है और कपड़े जल जाते हैं, ठीक। तो देखिए दूसरा क्या लिखेंगे, इनकी प्रकृति, इनका मतलब अम्लों की प्रकृति, इनकी प्रकृति कैसी होगी, संक्षारक। संक्षारक, संक्षारक का मतलब होता है नष्ट करने वाली, है ना। इनकी प्रकृति कैसी होती है, संक्षारक होती है। संक्षारक का मतलब होता है नष्ट करना, ठीक है, या मैं लिख दे रहा हूं गलाना, है ना। इनकी प्रकृति कैसी होती है, संक्षारक होती है। लो भैया, दो तो बताने की जरूरत ही नहीं थी, दो तो आपको याद है, तो बस एक आध दो और आपको याद करना है। अब एक बात बताइए, नींबू जल में घुल जाता है, अच्छे तरीके से आपने, सिरका जल में घुल जाता है, ठीक है, आराम से घुल जाता है। तो जब ये जल में घुल जाते हैं तो इसके साथ साथ कोई अम्ल आपको अलग से नजर थोड़ी नहीं आता है, अम्ल भी घुल जाता होगा। तो लो, एक पॉइंट आपको और भी याद था, ठीक है, एक पॉइंट कौन सा वाला याद था, कि लो भैया, ठीक है, कि नींबू जल में घुल जाता है तो उसमें जो अम्ल है वो भी घुल जाएगा। ऐसा थोड़ा नहीं कि अम्ल अलग तैरेगा, अम्ल भी जल में घुल जाएगा। तो आपको लो, तीसरा भी पॉइंट आपको पता है, ठीक है, ये भी आपको पता था, ठीक है, कि यह है ना, ये जल में विलय हो जाते हैं। बच्चों, घुलने को अपने लोग इधर क्या बोलेंगे, विलय बोलेंगे, विलय होते, ये जल में विलय होते हैं। तीन तो पॉइंट आपको ही बता दे, बस एक याद कर लेना, ठीक है, एक ही तो बचा, एक ही याद आपको करना है। ये तीन तो आपको पता है ना, ठीक है, ये तो आपने ही बताया मुझे, एक मैं आपको याद करवा रहा हूं, ठीक है। इधर देखिए, एक आपको कैसे याद करना है, रटना है नहीं। इधर मैं लिखूंगा अनिल, क्या लिख दूंगा बच्चों, अनिल, ठीक है, और इधर मैं लिख दूंगा छलनी, ठीक, इस तरीके से। आ का मतलब अम्ल से है और नी का मतलब नीला से है, ठीक है, और ला का मतलब लाल से है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, ठीक है। तो जिन बच्चों का जो वीडियो देख रहे हैं जिनका नाम अनिल है,
ठीक है, जिनका नाम अनिल है, तो वो अपने नाम से याद रख सकते हैं कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल करेगा। ठीक है। अच्छा, लड़कियां, हो सकता है कुछ लड़कियां इस वीडियो को देखती हो, तो छलनी आप अच्छे तरह की जानते हो, क्योंकि जब आप किचन में जाते हो तो पहले आपको छलनी लेनी पड़ती है, क्योंकि आटा छानना पड़ता है। ठीक है, तो आपको आटा छानना पड़ता है, तो आप लड़की ऐसे करके याद रख ले, छलनी। ठीक है, अब देखो आप समझ गए होंगे, नाम से पता लग रहा है ना, छलनी से ही पता लग रहा है। ये हम लोग अगले बात करेंगे, लेकिन मैं आपको पहले से बता दे रहा हूं, छा का मतलब क्या होता है बच्चों, क्षारक। ला का मतलब क्या होता है, ठीक है, लाल। और नी का मतलब क्या होता है बच्चों, नीला। नीला, लो, उधर भी पता लग गया, विशेषता उधर भी आपको पता लग गई। ठीक है, कैसे, क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ये हम लोग विशेषता जब हम क्षार की पढ़ेंगे तब लिखवाएंगे। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से, ठीक। अब यहाँ पर जो चौथा पॉइंट है, ठीक है, वो ये है, जो आपको देखो, ये आपको याद है, ये आपको क्या है, याद है। चौथा पॉइंट हम ये लिखने वाले हैं कि जो अम्ल होते हैं, अम्ल, अम्ल नीले लिटमस, नीले लिटमस पेपर को लाल करता है। ठीक है, नीले लिटमस पेपर को लाल करता है। ठीक, और बच्चों आप इसकी कॉपी कीजिए, और मैं आपको ये अभी दिखा रहा हूं कि कैसे नीला लिटमस पेपर है, और अगर मैं उस पर अम्ल डालूंगा, ठीक है, तो वो कैसे करके लाल हो जाएगा। आप इसको नोट कीजिए, और हम लोग इसको अभी एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो आप उतार लीजिए। देखिए बच्चों, ये मेरे पास में लिटमस पेपर है, इस पर थोड़ा सा एसिड गिर गया है, इसलिए ये रेड कलर का हो गया है। ठीक है, ये मेरे पास में क्या है बच्चों, लिटमस पेपर है। ये आपको दिखाई देता होगा इस प्रकार से, और इसका कलर नीला है, वो भी हल्का नीला है। ठीक है, ये लिटमस पेपर है। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, ठीक, ये मेरे पास में नींबू है, और अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि नींबू, संतरा इत्यादि में क्या पाया जाता है, ठीक है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो एक काम करते हैं, एक्सपेरिमेंट, इस पॉइंट को समझाने के लिए मैं आपके सामने एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं। तो बच्चों ये देखिए, ये मैंने क्या लिया, एक प्रकार से थोड़ा सा कुछ बूंदों को यहाँ पर प्याली में गिराया। अब हम क्या काम करते हैं, ठीक है, क्या काम करते हैं, ये आपके सामने एक लिटमस पेपर इसमें से लेते हैं। ये देखिए, ये मैंने इसमें एक लिटमस पेपर को लिया। ठीक है, और ये लिटमस पेपर लिया है। इसके अलावा हम क्या काम करेंगे, इसे नींबू के रस में इस प्रकार से, ठीक है, ये देखिए, ये नींबू का रस है, और इसमें हम लोग क्या काम करते हैं, इस नीले लिटमस पेपर को इसमें डुबाते हैं। अब आपने देखा यहाँ पर, ठीक है, आपको नजर आता होगा, ठीक है, ये नीला लिटमस पेपर और नींबू का जो रस था जिसमें सिट्रिक अम्ल है, और उसने इसके कलर को इस तरीके से बदल दिया। देखिए, ये इस प्रकार से, ठीक है, दिखाई देता होगा आपको इस प्रकार से। ठीक है, तो ये आपका छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट था, और अगले भी हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज जो आपने अम्ल के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपने पढ़ी, और वो आपको समझ में भी आई होगी। और अगले वाले वीडियो में हम लोग, ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग एक तरीके से पढ़ेंगे अम्लों के रासायनिक गुण क्या होते हैं। बच्चों, वजह है क्योंकि छोटी वीडियो बच्चे आराम से देख लेते हैं, लंबी वीडियो जब होती है तो बच्चा उसको टाइम को देख करके ही क्या हो जाता है, ठीक है, बोर होने लगता है, उसे लगता है कि यार वीडियो बहुत लंबी है। इसलिए क्या काम करते हैं हम लोग, ठीक है, वीडियो को हम लोग छोटा बनाते हैं, जिससे आपको भी कोई दिक्कत ना हो। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही काफी है। और वीडियो अगर आपको समझ में आता है तो बच्चों आप इसको, ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसी वीडियो आपके सामने ये आती रहेंगी। और तो आज के लिए बस, धन्यवाद, थैंक यू।